एक वर्ष में स्वराज्य के नाम पर मिला सिर्फ धोखा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब तक जीवित रहे, उनकी बात को काटने का साहस कांग्रेस में किसी का नहीं था। एक संगठन के दो प्रमुख नहीं हो सकते, यह बात गांधी जी को पता थी। लेकिन अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु के बाद स्थिति बदल चुकी थी। गांधी जी ने अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए पूरी कांग्रेस को असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं की भारतीय जनमानस में पैठ बनाने के लिए दूसरा प्रयास किया। उन्होंने एक वर्ष में स्वराज्य दिलाने का वादा देश की जनता से किया। अभी तक तिलक स्वराज्य की बात तो करते थे, लेकिन वो कभी कोई निश्चित समय सीमा या एक वर्ष जितना छोटा समय घोषित नहीं कर सके थे। इसलिए गांधी जी की इस योजना ने जहां खिलाफत आंदोलन से लोगों को जोड़ा, वहीं उन्हें आम भारतीयों का भी समर्थन मिलने लगा। तिलक का देहांत हो चुका था, इसलिए अब कोई गांधी जी से यह पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता था कि वो सिर्फ एक वर्ष में कैसे यह करेंगे। गांधी जी ने इसका लाभ उठाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने कांग्रेस महासमिति के माध्यम से दो कोष बनाने का निर्णय लिया। पहला तिलक स्मारक कोष और दूसरा स्वराज्य कोष। बाद में इन दोनों कोषों को एक कर नाम दिया गया, अखिल भारतीय तिलक स्मारक कोष। 21 मार्च से 1 अप्रैल 1922 को विजयवाड़ा की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया कि उपरोक्त कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए जाएंगे। फिर क्या था, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और गांधी जी चंदा एकत्रित करने निकल पड़े। वो तिलक स्वराज्य फंड के नाम से लोगों से पैसे मांगते, क्योंकि इस नाम में तिलक और स्वराज्य दोनों शब्दों का समावेश था। लोग पैसों के साथ साथ सोने चांदी के जेवर, चांदी व तांबे के सिक्के खुले मन से दान दे रहे थे। कई इतिहासकारों के अनुसार पूरे चंदे का मूल्य 1 करोड़ से भी अधिक था। ऐसे समय जब 100 रुपए जेब में रखने वाले व्यक्ति को भी अमीर माना जाता था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अथाह धन सोना व चांदी जमा कर लिया था। इन सब में गांधी जी सबसे आगे थे, या ये भी कह सकते हैं कि पूरा धन संग्राम उनके ही नेतृत्व में हुआ था। इस तरह गांधी जी कांग्रेस और लोगों के सर्वमान्य नेता तो बन गए, लेकिन स्वराज्य के लिए कोई प्रयास हुआ ही नहीं। गांधी जी के वस्त्र त्यागने के पीछे का रहस्य। जब तक बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में रहे, गांधी जी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। यदि तिलक सितंबर 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन तक वो जीवित रहते, तो शायद गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं कर पाते। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या अब कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को अंग्रेजों की भक्ति से मुक्ति दिला सके। लाला लाजपत राय तब भी कांग्रेस में उपस्थित थे। यह अलग बात है कि अंग्रेजों ने उन्हें 13 वर्षों तक भारत से दूर रखा, इसलिए वो 1907 में भारत छोड़ने के बाद हुए घटनाक्रमों के साक्षी नहीं थे। उन्हें इनकी बारीकियां समझने में समय लगने वाला था। तब तक तिलक के नाम पर गांधी जी धन भी संग्रह कर चुके थे और इस निमित्त की गई उनकी यात्रा के कारण उन्हें लोकप्रियता भी मिल चुकी थी। लेकिन उनके सामने दो संकट अभी भी थे। पहला, वरिष्ठता के अनुसार लाला लाजपत राय का कद अधिक बड़ा था, और दूसरा, उन्हें स्वराज्य की बात तो ऐसे ही कह दी थी। वो तो कभी अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना ही नहीं चाहते थे। लाला लाजपत राय मुखर होकर अंग्रेजों का विरोध करते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। जबकि गांधी जी लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ भी शांति और अहिंसा का व्यवहार करने पर बल देते थे। एक वर्ष बीत जाने के बाद लोग स्वराज्य कब मिलेगा, यह प्रश्न पूछ सकते थे। इसे गांधी जी को अपनी छवि खराब होने की आशंका थी। मैंने अपनी पुस्तक भारत 1857 से 1957 में बताया था कि गांधी जी को अंग्रेजी रहन सहन और वेशभूषा से कितना प्रेम है। उनका यह प्रेम भी उनके मिशन में रुकावट बन सकता था। इसलिए उन्हें एक तरीका ध्यान में आया।
यदि स्वराज्य नहीं मिला तो जो पैसा उन्होंने इनके नाम पर जुटाया है उसका भी हिसाब लिया जाता। ऐसे में उन्होंने पहले स्वराज्य मिल जाने के लिए जो 1 अगस्त 1921 की डेडलाइन तय की थी उसे 4 महीने बढ़ा दिया, जिससे गांधी जी को इस परिस्थिति से निकलने के लिए और अधिक समय मिल जाए। उन्हें तरीका मिल गया, लेकिन इसके लिए गांधी जी को अपना एक मोह जीवन भर के लिए छोड़ना पड़ा। गांधी जी ने वस्त्रों का त्याग कर दिया। अब वो सिर्फ एक धोती में नजर आने लगे। इस कार्य से उनके कई लक्ष्य हासिल हो गए। अब त्याग में वो लोगों को लाला लाजपत राय से बड़े लगने लगे। वो एक महात्मा की तरह लगते थे। इसलिए जो धन उन्होंने एकत्रित किया था उसके दुरुपयोग की आशंका को लेकर उठ रहे प्रश्न भी अब शांत हो गए। चारों ओर गांधी जी के वस्त्रों को त्यागने की चर्चा होने लगी। विदेशी वस्त्रों की होली तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में जलाई ही थी। उनके प्रशंसक वस्त्र त्याग को इससे जोड़कर भी देखने लगे। इसी सहारे धीरे धीरे वो लोगों के लिए महात्मा गांधी बन गए। स्वराज्य मिलने के लिए गांधी जी ने जो नई डेडलाइन 1 दिसंबर रखी थी वो दिन भी आ गया। अब तुलना गांधी जी के त्याग और तपस्या की उनके स्वराज्य के वादे से होने लगी। लोगों को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी के वस्त्र त्याग के कारण भारतीयों को लगा कि गांधी जी ने पूरी ताकत से स्वराज्य के लिए संघर्ष किया, किंतु शायद उनके भाग्य में ही अभी स्वराज्य नहीं लिखा था। इस तरह ना तो किसी ने गांधी जी पर स्वराज्य ना मिलने के कारण प्रश्न उठाए और ना ही किसी ने चंदे का हिसाब मांगा। लेकिन गांधी जी फिर कभी अपने प्रिय अंग्रेजी वस्त्रों को धारण नहीं कर सके। भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया पहला इतना बड़ा घोटाला हमेशा के लिए दब गया।